नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। हेमंत सरकार राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने में जुटी है। पहले ट्रेन से मजदूरों को झारखंड लाया गया, अब हवाई जहाज से बाहर फंसे कामगारों को लाया जा रहा है। लेह के बाद आज पोर्ट ब्लेयर से प्रवासियों का जत्था रांची लौट रहा है। देर शाम इंडिगो की फ्लाइट से 180 मजदूर रांची पहुंचेंगे। राज्य सरकार इन सभी को अपने खर्च पर फ्लाइट से ला रही है। ये सभी मजदूर अंडमान निकोबार के कई इलाकों में फंसे हुए थे। पोर्ट ब्लेयर से लौटने वाले ज्यादातर मजदूर संथाल के रहने वाले हैं। इससे पहले कल लेह में फंसे 60 मजदूरों को एयरलिफ्ट किया गया था। संथाल के रहने वाले ये मजदूर लेह में सड़क निर्माण में जुटे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये वहां फंस गए थे। लेकिन हेमंत सरकार की कोशिश से कल उन्हें फ्लाइट्स के जरिए रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मौजूद थे और उन्होंने मजदूरों का स्वागत किया। और उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। उपेंद्र, पहले लेह और अब पोर्ट ब्लेयर से 180 मजदूर लाए जा रहे हैं। एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी पहल कही जाए इसे राज्य सरकार की। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले 60 प्रवासी मजदूरों को लेह से लाया गया और अब 180 प्रवासी मजदूर जो पोर्ट ब्लेयर से आ रहे हैं, इसे एक अच्छी शुरुआत कही जानी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि दूसरे राज्यों की सरकारों को भी इससे एक पहल करने में मदद मिलेगी। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। उपेंद्र से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे, लेकिन पहली तस्वीर आप देख सकते हैं रांची एयरपोर्ट की है और इंतजार है पोर्ट ब्लेयर से लौटने वाले मजदूरों की। 180 मजदूर पोर्ट ब्लेयर से एयरलिफ्ट कराकर रांची आज लाए जाएंगे और इससे पहले लेह से रांची एयरपोर्ट पर 60 मजदूरों को एयरलिफ्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात कि इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का स्वागत गुलाब का फूल उन्हें देकर किया। तो एक अच्छी कोशिश इसे कहेंगे मुख्यमंत्री की। आपको बता दें कि ये सारा का सारा खर्च जो है वो राज्य सरकार उठा रही है, यानी कि श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। पहली श्रमिक ट्रेन जो है वो रांची आई थी, यानी कि झारखंड आई थी, और पहली श्रमिक एरोप्लेन भी रांची आ रही है। तो कुल मिलाकर झारखंड के मजदूरों को लाने की कोशिश है। पहले ट्रेनों के जरिए उनको लाया गया, अब जहां से ट्रेन नहीं आ सकते वहां से हवाई जहाज के जरिए इन मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और पहली कोशिश लेह से की गई, जिसके दौरान 60 मजदूर लाए गए और अब पोर्ट ब्लेयर से 180 मजदूर आएंगे। हमारे साथ उपेंद्र जुड़ गए एक बार फिर से। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कब तक ये मजदूर पहुंचेंगे और क्या कुछ कहना इन मजदूरों का, कितनी खुशी उनके अंदर नजर आ रही है? देखिए अलीम, चार्टर्ड प्लेन से इंडिगो का चार्टर फ्लाइट कर सकते हैं, विशेष विमान कर सकते हैं। उससे आज 180 जो प्रवासी मजदूर हैं जो अंडमान निकोबार में फंसे हुए थे वो आज आ रहे हैं। लगातार दूसरा दिन है। कल लेह से 60 मजदूर आए थे रांची और फिर यहाँ से दुमका गए हैं। और आज जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 180 प्रवासी जो मजदूर हैं वो इंडिगो चार्टर फ्लाइट से 3:30 बजे उड़ान भरे हैं और 6:10 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जी अलीम, ये आप तो जानना चाहेंगे कि 60 जब मजदूर आए थे तो यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे, अब 180 मजदूर आ रहे हैं, क्या उनके स्वागत के लिए भी मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है? देखिए अली, अभी तक मुख्यमंत्री या फिर सीएमओ से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि आज खुद मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पर पहुंच करके इनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार संभव है कि कुछ बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ
हेमंत सोरेन सरकार में अगर मंत्री जो हैं, कुछ मंत्री हैं, वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों के ये 180 प्रवासी मजदूर हैं। कह सकते हैं काफ़ी दूरी है। काला पानी कहा जाता था एक समय में अंडमान निकोबार, वहाँ से एयरलिफ्ट करके 180 मजदूरों को लाया जाता है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो भी मजदूर आ रहे हैं उनका जो फ्लाइट का जो खर्च है, उनके घर तक पहुंचाने का जो खर्च है, वो झारखंड सरकार खुद वहन करेगी। और एयरपोर्ट पर उनके लिए खाने का, नाश्ते का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। साथ साथ बसों की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको अपने अपने घर पे सुरक्षित पहुंचाई जा सके। अलीम, उपेंद्र, क्या इन मजदूरों को यहां पर क्वारंटीन भी किया जाएगा या सीधे स्कैनिंग के बाद उनको उनके घर भेज दिया जाएगा? देखिए अलीम, जो भी 180 प्रवासी आ रहे हैं उनको पहले वहाँ पे स्क्रीनिंग करके अंडमान से और उन्हें बैठाया गया है फ्लाइट में, और जब रांची आएंगे तो रांची एयरपोर्ट पर भी उनकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा जो रांची के जो प्रवासी होंगे उनको रांची में क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अलग अलग जब जिलों के हैं तो उस जिला में जाएंगे और जिला के प्रशासन को दिया गया है यह भार कि वो जो भी प्रवासी हैं उनको वहाँ पे क्वारंटाइन करें 14 दिन का, ताकि अगर कोई संक्रमण का खतरा है तो वो बाकी गाँव वालों में न फैले। अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर घाटशिला में आंध्र प्रदेश से लौटे मजदूरों ने प्रशासन से मदद नहीं मिली तो खुद को गांव के बाहर तंबू बनाकर क्वारंटीन कर लिया। हालांकि तिरपाल के नीचे रह रहे इन मजदूरों को कई समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं। ये तस्वीरें हैं घाटशिला के चकुलिया प्रखंड के चालुनिया की, जहां आंध्र प्रदेश से लौटे 29 मजदूरों में से 8 ने अपने गांव जाने की बजाय खुद को कुछ इस तरह क्वारंटीन कर लिया है। खुले खेत में तिरपाल लगाकर रह रहे इन मजदूरों के पास मुश्किल से कुछ खटिया और कपड़े हैं। बरसात के समय तिरपाल में रहने पर काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रात में आंधी पानी पर तिरपाल उड़ जाने का डर लगा रहता है। वहीं सबसे अधिक परेशानी वज्रपात से होती है। डर लगा रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं कुछ किया, वही व्यवस्था है यार, परेशानी है। घर से खाना पीने आता है, अभी दिन का टाइम इधर रहने लगता, अब धूप दे, इतना धूप। वो दिन इतना बारिश आया, इतना विद्युत मार रहा था, मतलब क्या करे। हम लोग सोचा इतना धूप से आए हैं, लगता है घर का पीछे हम लोग सब आदमी मर जाएगा ऐसा लग रहा है, इतना जो विद्युत मार रहा है। हैरानी की बात है कि बीते 24 मई को ये मजदूर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर आंध्र प्रदेश से अपने गांव पहुंचे हैं। गांव आने के बाद जब सभी मजदूरों ने मुखिया से संपर्क किया तो मुखिया आंध्र प्रदेश के ऑरेंज जोन होने का हवाला देते हुए होम क्वारंटीन रहने का आदेश दिया। लेकिन परिजनों की चिंता और कोरोना के प्रति जागरूकता का प्रमाण देते हुए मजदूरों ने खुद को गांव के ही बाहर तिरपाल में क्वारंटीन करने का फैसला किया। मजदूरों का कहना है कि 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद ही घर लौटेंगे। बाहर से आया तो इसलिए 14 दिन। गांव का आदमी के लिए घर नहीं गया। गांव का आदमी कुछ सोचेगा, बोलेगा कुछ होगा, तो इसलिए बाहर में 14 दिन रह रहा हूँ। इधर मजदूरों की इस स्थिति के बारे में खबर मिलते ही बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती उनका हाल जानने पहुंच गए। विधायक का कहना है कि गांव में इतने भवन, स्कूल और पंचायत भवन हैं, लेकिन ये तिरपाल के नीचे रहना ये शर्म की बात है। हम सीएम साहब को तुरंत निर्देश किए हैं कि अविलंब वहाँ जाके उसको व्यवस्थित ढंग से कोई स्कूल भवन में या पंचायत भवन में उसको रखने का काम करिए, ताकि उनको ये महसूस नहीं हो कि हम बहुत बड़ा अपराधी है। विधायक से मिले निर्देश के बाद अब भले ही इन प्रवासी मजदूरों को तिरपाल से हटाकर जोड़ाम विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां मजदूर खुले में क्वारंटीन होने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट। सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग सरकार के निर्देशों का माखौल उड़ा रहा है। चास प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कांड्रा में राशन वितरण करने के नाम पर क्लास 6 से क्लास 8 तक के छात्रों का जमावड़ा लगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। बच्चे सिर्फ राशन लेने के लिए स्कूल पहुंचे, जिसमें कुछ ने मास्क भी नहीं लगाए थे। बांट रहे हैं और हर बच्चे को 7 किलो 200 करके मिल रहा है।
इसमें मई का है, 1 जून से 13 जून तक का है, और मई में भी है। टोटल 48 डेज का है। इससे पहले भी बांटे थे? उस समय हम लोग नहीं आए थे। नहीं, इससे पहले कब बटा था? एक तो कल बटा है 1 to 5 का, क्लास 1 से लेकर 5 तक का, और आज बटा 6, 7, 8 का। जमशेदपुर में कुल 11 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इन सभी जगहों पर दूसरे राज्य और दूसरे जिलों से आने वाले लोगों की डिजिटल एंट्री की व्यवस्था जिला पुलिस 31 मई से करने जा रही है। इस डिजिटल एंट्री से शहर में प्रवेश करने वाले तमाम लोगों की देखरेख भी आसानी से होगी। साथ ही बाहर से आए लोगों पर भी पुलिस की नजर रहेगी। कोरोना संकट के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटक गई हैं। एयरपोर्ट और एम्स के लिए देवघर के लोगों का इंतजार भी बढ़ गया है। मई 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा देवघर में एम्स और हवाई अड्डा विस्तारीकरण योजना का धनबाद से ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था। 2 से 3 वर्षों की अवधि में इन दोनों ही बड़ी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एयरपोर्ट का काम इसी वर्ष सितंबर तक पूरा होना था, जबकि एम्स में इसी वर्ष जुलाई तक ओपीडी सेवा की शुरुआत की जानी थी। पर अब कोरोना बंदी की वजह से इन दोनों ही योजनाओं का काम निर्धारित समय पर पूरा होने की संभावना नहीं दिखती। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से लेबर वगैरह चले गए हैं। अभी काम कोई करना नहीं चाह रहा है। काम चल रहा था वो हैम्पर हो गया। काम मतलब जो रुका है, अगर काम नहीं रुकता तो कहाँ से कहाँ तक काम पहुँच जाता है। अब तो जो समय आ गया, इस समय में चालू होना चाहिए था एम्स। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान किए जाने के बाद इन दोनों ही योजनाओं का काम फिर से शुरू हो गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी काम में तेजी लाने के लिए निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। देखिए, सभी कंस्ट्रक्शन कार्य को अब MHA की का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सभी कंस्ट्रक्शन काम अब शुरू हो गए हैं। प्लास्टिक का भी काम शुरू हो गया है। एम्स और एयरपोर्ट का भी काम शुरू हो गया है। बट लेकिन क्योंकि ये 2 महीने में काफ़ी काम रुक गया था, और क्योंकि मजदूरों और इन सब चीज़ों के भी इश्यूज़ हैं, मटेरियल का इशू है, तो थोड़ा लाइन अप करने में समय लगेगा। निसंदेह इसमें अब विलम्ब होगा। देवघर में निर्माणरत इन दोनों ही प्रोजेक्ट से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इनके पूरा होने से देवघर ही नहीं, आसपास के अन्य जिले और झारखंड से सटे बिहार के कई जिले के लोगों को लाभ होगा। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी का चौथा चरण अब खत्म होने वाला है। साहिबगंज में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। बिहार और बंगाल से पत्थर लदे ट्रकों के परिचालन अब तेज होने लगे हैं। परिवहन अधिकारी बताते हैं कि ट्रक ड्राइवरों को कोरोना में कई हिदायतें दी गई हैं। वहीं एसपी भी बॉर्डर इलाके में पुख्ता इंतजाम की बात कह रहे हैं। बॉर्डर पर हम लोगों ने स्पेशल मेडिकल टीम डिप्यूट किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी और मेडिकल टीम भी है, और वहाँ पे 2 स्कैनर दिए गए हैं। थर्मल स्कैनर के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, और जो भी ड्राइवर एंटर कर रहे हैं उनका प्रॉपर वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। और स्पेशली अगर कोई दूर से आ रहे हैं, उस एरिया से आ रहे हैं जहाँ पर रेड जोन घोषित है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक निश्चित स्क्रीनिंग की व्यवस्था करवाई है। कोरोना बंदी में स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में चाईबासा महिला कॉलेज की 4 छात्राओं ने गांव के बच्चों को गांव में पढ़ाने का फैसला किया। सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को हर तरह की शिक्षा मुफ्त दी जा रही है। इन बच्चों को बीएड की छात्राएं खेल खेल में विज्ञान, सामान्य ज्ञान, क्राफ्ट, डांस, योगा, गीत संगीत सभी तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिससे छात्रों को पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। स्कूल नहीं जा रहे थे तो ये लोग खेलते रहते हैं इधर उधर। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है तो ये लोग जो है एक जगह ही खेलते रहते थे, गंदा होते रहते थे। तो इन लोग को देख के फिर सोचा कि क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ हम लोग कार्यक्रम करें जिसमें इसको पढ़ाया जा सके। लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे बच्चे लोग का पढ़ाई बाधित हो गया है, तो कुछ बच्चे जो टाउन के बच्चे हैं उनको ऑनलाइन क्लासेस अब उपलब्ध कराया गया है, और जो गांव के बच्चे हैं जो मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है उनको, तो उनको हम लोगों ने सोचा कि उनके गांव ही जा कर के उनको पढ़ाया जाए।
कोरोना काल में जब राज्य में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, रिम्स ने हर परिस्थिति के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनएचएम से मिले 6 एम्बुलेंस शव वाहन को इस तरह से बदलाव किया जा रहा है कि अगर कोई कोरोना पीड़ित या संभावित संदिग्ध की रिपोर्ट आने से पहले ही मौत हो जाए तो उसे अस्पताल से घर पहुंचने में शव वाहन के ड्राइवर और सह ड्राइवर इन्फेक्टेड ना हो। इसमें कोई भी बॉडी अगर डिकम्पोज हो जाता तो उसका स्मेल आता था, तो ड्राइवर को बहुत तकलीफ होता था या सह चालक जो रहता था उसको बहुत तकलीफ होता था। अभी सेपरेटर जो लग गया है, इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन या स्मेल का कोई खतरा नहीं है। कोरोना का भी खतरा था पहले हाँ, अभी कोरोना काल में तो कोरोना का खतरा है, लेकिन अब कोई खतरा नहीं है। माननीय मंत्री एक बार आए थे तो उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की थी कि इसको सेपरेटर इसमें नहीं है, मतलब यहाँ जो बॉडी रखा रहता है सीधे ड्राइवर और गार्ड जो हमारे बैठेंगे या सह चालक और चालक बैठेंगे, उनके संक्रमित होने का खतरा रहता है। और चूंकि ये कोरोना काल है जिसमें ऐसा भी समय आएगा जबकि इस्तेमाल होगा विभिन्न परिस्थितियों में, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सेपरेट किया है। इसमें अलग से फैब्रिकेशन करके इसे सेपरेट किया गया है। गुमला में ब्लड बैंक के बंद होने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। खून के लिए मरीजों को परिजनों को भटकना पड़ रहा है। गुमला सदर अस्पताल का ब्लड बैंक पिछले 5 दिनों से बंद है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के माँ बाप इधर उधर भटक रहे हैं। बच्चे को हर महीने खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड बैंक बंद होने के कारण काफी दिक्कत हो रही है। 2 रोज 4 रोज रख देता है, ब्लड नहीं है बोल के। हाँ, पहले तो 2-3 बार अच्छा से मिला, तो इधर बाद में वैसे है बोलता है नहीं है नहीं। जिले में औसतन 4 महिलाओं का प्रसव होता है। इनमें कई महिलाएं एनीमिक होती हैं। अगर समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो नवजात की जान को खतरा भी हो सकता है। खून नहीं मिल रहा है। रजनी देवी का। किसका? रजनी देवी का खून कमी है। क्या चाहते हो तुम लोग? खून का चाहिए, जरूरत है। यहाँ पर अभी हेमोग्लोबिन कम हो गया है, तो 5 हेमोग्लोबिन है, जिसमें हम डोनर भी लेके आए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई टेक्नीशियन नहीं है। अभी हम कोई भी नहीं है। पूरे मामले पर डीसी ने ब्लड बैंक के स्टाफ की तबीयत खराब होने की बात कही है। साथ ही सिविल सर्जन को जल्द दूसरे कर्मचारी की ब्लड बैंक में तैनात करने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन से मेरी बात हुई है और दूसरे टेक्नीशियन जो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं और ट्रेंड हैं, तो उनको प्रतिनियुक्त करके इसको शुरू कर दिया गया है। जिले में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे और एनीमिक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ब्लड बैंक के जल्द चालू नहीं होने से मरीजों की जान पर बन आ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट। देश में जल्द ही लोगों को सेफ और स्मार्ट माइनिंग देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर धनबाद IIT ISM की टीम इसके रिसर्च में जोर शोर से जुट गई है। देश भर के खदानों में अब माइनिंग की शैली बदलने वाली है। कोयलांचल धनबाद स्थित IIT ISM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देश पर माइनिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस तरह की माइनिंग विदेशों में ही की जाती है। इसको लेकर DPR भी तैयार हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद स्मार्ट, सेफ, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग करना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप स्मार्ट माइनिंग करना है, सेफ माइनिंग करना है और आपको इको फ्रेंडली माइनिंग करना है, मतलब इन्वायरमेंट को भी ध्यान में देते हुए माइनिंग करना है। तो उसके लिए हमारा नए टेक्निक्स हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, या अगर कोई टेक्निक अभी अवेलेबल है जो कि इंडिया में नहीं है, उस टेक्निक को हम कैसे इंडियन कंडीशन में ढाल सकते हैं। स्मार्ट और सेफ माइनिंग के लिए रिपोर्ट एवं रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 700 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। फिलहाल 7 करोड़ की पहली किस्त IIT ISM को मिल चुकी है। सब कुछ ठीक रहने पर कंपनी के कार्यों का पेटेंट भी कराया जाएगा। साथ ही इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के तहत विदेशों से भी इसमें मदद ली जाएगी। थ्रू आउट द कंट्री अभी माइनिंग का क्या सिचुएशन है,
और हम माइनिंग को किस लेवल में ले जा सकते हैं, विदेश को देखते हुए, नए क्या ट्रेंड हैं टेक्नोलॉजी का, उस ट्रेंड को देखते हुए, टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसको देखते हुए हम ये DPR बना रहे हैं। इस नई माइनिंग पद्धति के तहत कोयले के अलावा आयरन और दूसरे मिनरल्स पर भी फोकस किया जा रहा है। धनबाद की IIT ISM की टीम अगले 5 वर्षों में पूरी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप देगी। सरकार जल्द से जल्द सेफ, स्मार्ट और एनवायरमेंट फ्रेंडली माइनिंग की कोशिश में है और इसके लिए धनबाद IIT ISM की टीम रिसर्च में जुट चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से दिलीप की रिपोर्ट। झारखंड के DGP MV राव आज प्रेस क्लब पहुंचकर क्लब के निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद DGP ने कहा कि प्रेस क्लब के साथ औपचारिक बैठक इसलिए की क्योंकि आसानी से मीडिया को सूचना मिलने पर अफवाह फैलने की संभावना कम हो। DGP ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। बहुत कंक्रीट चीज़ें सामने आई एंड वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली कि बहुत आसानी से सूचनाएं प्राप्त हो सके मीडिया को, ताकि इसके बेनिफिट ये हो कि सही सूचनाएं अगर पब्लिक में जाएगी अफवाह नहीं फैलेगा, और जब सही फीडबैक हमको मिलेगा मीडिया की तरफ से कि हम लोग अपना कार्य प्रणाली को सुधार लाएं। गिरिडीह में पुलिस टीम पर हमला हुआ। तीसरी थाना क्षेत्र के कलवा गांव में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। महिलाओं ने ईंट पत्थर से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें SI समेत 5 महिला आरक्षी घायल हो गईं। सभी को इलाज के लिए तीसरी CHC में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कलवा गांव स्थित नदी के पास एक विवादित जमीन पर एक पक्ष चारदीवारी का काम करवा रहा था, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। फिर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने 6 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग में चलती कार पर एक पेड़ अचानक गिर गया, जिसमें सवार 3 लोग दब गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और तीनों को निकाल लिया। तीनों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, लेकिन इतना विशाल पेड़ कार पर गिरने के बावजूद तीनों की जान जरूर बच गई है। और इधर प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु से 60 मजदूर 3 अलग अलग सामान लदे ट्रकों की छतों पर बैठ जान जोखिम में डालते हुए बिहार और यूपी के लिए सफर कर रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि कंपनी ने काम बंद कर दिया तो वे वहां बैठकर क्या करेंगे, इसलिए किसी तरह वे अपने घर जा रहे हैं ताकि वहां छोटा मोटा काम कर अपना गुजर बसर कर सके। भागलपुर, पटना, मतलब 60 आदमी है ना, तो सब मिल के बिहार जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं जी? हम लोग विशाखापट्टनम से आ रहे हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरे बैच में कम से कम 20 लोग आदमी है। हम लोग यूपी जा रहे हैं। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ी से हेल्प मांगे तो ड्राइवर भाई रोक कर पूछे कहाँ जाना है, तो हम लोग बोले कि यूपी जाना है। हम लोग अगर पटना में छोड़ देंगे तो हम लोग वहाँ से कोई साधन से चला जाएगा। हम लोगों के आए हुए करीब 3 महीना से ज़्यादा हो गया। 3 महीना में हम लोग एक भी दिन ड्यूटी नहीं किया है। कभी कभी खाने को सुबह मिलता है तो शाम को नहीं, शाम को मिलता है तो सुबह नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना कितना कठिन है, इसकी एक बानगी देखने को मिली उप राजधानी दुमका के सदर प्रखंड के टीका पहाड़ी गांव में। गांव के किरानी हेम्ब्रम लगभग 2 वर्ष से बेड पर है। दिव्यांगता का लाभ लेना है, लेकिन उसकी राह में कई मुश्किलें हैं। 1 महीना पहले जब प्रमाण पत्र बनाने जिला मुख्यालय पहुंचे तो पता चला कि कोरोना संकट के कारण कैंप नहीं लग रहा है। वहीं प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण ना तो दिव्यांगता पेंशन मिल पा रहा और ना ही अन्य सुविधाएं। वहीं न्यूज़ 18 ने जब इनकी आवाज पदाधिकारियों तक पहुंचाई तो उन्होंने जल्द ही मदद का आश्वासन दिया। खाना तो यहाँ घर में हम भूखे प्यास में गरीब आदमी है, काम करने गए थे। हम काम करते करते ही हमको ऐसी बीमार पकड़ लिया। कौन बीमारी, क्या परेशानी हो गई थी? परेशान क्या, हम खड़ा होकर के ठेल रहे थे तो उन्हीं से पैर इधर उधर का नहीं सकने लगा। बहुत तकलीफ में है। इसको साइकिल मिलने से बहुत अच्छा होता है होगा।
लेकिन चलने में, निकले में, लेटरिन जाने में, इधर उधर जाने में थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन साइकिल इसको दिला देने से अच्छा होगा। उनको तुरंत ही व्हीलचेयर उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं उनके घर तक वहाँ तक पहुँचवाने का कोशिश करूँगी कि उनको घर पे मिल जाए। उस समय उनके आवागमन और लॉकडाउन की स्थिति में वो बाधित था, लेकिन धीरे धीरे राज्य सरकार के निर्देश पर सभी सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि उस संबंध में भी आदेश प्राप्त होने पर उसको भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइन